जय हिंद दोस्तों। विशेष कार्यक्रम में आज हम लोग बात करेंगे स्वर कोकिला लता मंगेशकर की। संगीत की बात करें और लता जी का नाम ना लें तो संगीत की परिभाषा पूरी हो ही नहीं सकती। इनके घर में बर्तन से ज़्यादा तो अवार्ड मिलेंगे। यह भारत का नगीना अब स्वर्ग से धार गया। स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी का 92 साल की उम्र में निधन हो गया है। इनका जन्म 28 सितंबर 1929 इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। बचपन में इनका नाम हेमा मंगेशकर था। इनके पिता का नाम पंडित दीनानाथ मंगेशकर था। इनकी 3 बहनें हैं, आशा भोसले, उषा मंगेशकर और मीना काटकर। एक भाई भी है, हृदयनाथ मंगेशकर। इन्होंने अपना म्यूजिक करियर 13 साल की उम्र में शुरू किया, क्योंकि जब ये 13 साल की थीं तो इनके पिता की डेथ हो गई और घर की सारी जिम्मेदारी इनके ऊपर आ गई। ये एक महान हस्ती थी जिससे हर जनरेशन की यादें जुड़ी हुई हैं। फ्रीडम के समय से अब तक ये हर जनरेशन का पार्ट रही हैं। दिस इज़ ट्रूली अ ह्यूज लॉस फॉर आवर कंट्री। इनके गानों में ऐसा जादू था कि पूरे वर्ल्ड, स्पेशली साउथ एशिया में इनको लोग बहुत पसंद करते हैं, जिसका असर विश्व के बड़े बड़े ट्विटर अकाउंट्स में दिख रहा है। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि लता मंगेशकर जी ने कितनी संस्कृतियों को टच किया, कितनी लैंग्वेज में लोगों को बांध कर रखा। इन्होंने लगभग 36 भाषाओं में गाना गाए। मोस्टली इन्होंने हिंदी, बंगाली, मराठी में गाना गाए। अच्छा, पाकिस्तान के साथ हमारे जियो पॉलिटिकल रिलेशन कैसे भी हों, लेकिन ये बात कहते हुए मुझे कोई हेजिटेशन नहीं है कि लता जी को इंडिया के बाद यदि सबसे ज़्यादा प्यार मिला तो पाकिस्तान में ही मिला। नेपाल की प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी ने अपने ट्वीट में बोला है कि लता जी ने कई नेपाली गाना को भी गाया, जिन्हें आज भी नेपाल के लोग पसंद करते हैं। ऐसे ही अफ़गानिस्तान, श्रीलंका, इजराइल, यूएसए, वेरियस अदर कंट्री ने भी लता जी को अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं। इन्होंने 70 सालों तक म्यूजिक इंडस्ट्री पर राज किया। ये बिल्कुल डाउन टू अर्थ थी। नॉर्मली किसी के कहने पर भी ये गाना गा देती थी। ये सचिन तेंदुलकर की बहुत बड़ी फ़ैन थी और उनको अपना बेटा भी मानती थी। इनका पहला हिट सॉन्ग आएगा आने वाला, जो कि महल मूवी, जो कि 1949 में आई थी, जिसे म्यूजिक डायरेक्टर खेमचंद प्रकाश ने कंपोज किया था। अब लता मंगेशकर जी को जो सम्मान मिले थे, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, उन पे बात करते हैं। इनको 1969 में पद्म भूषण मिला, 1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला, 1999 में पद्म विभूषण मिला, 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये सुब्बा लक्ष्मी जी के बाद दूसरी महिला थीं जिन्हें भारत रत्न सम्मान मिला। आपको बता दें, सुब्बा लक्ष्मी जी को भी 1998 में भारत रत्न मिल चुका है, जो कि एक सिंगर थी। इन्हें 3 फिल्म अवार्ड मिले, 15 बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड मिले, 4 फिल्मफेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक अवार्ड मिले, 2 फिल्मफेयर स्पेशल अवार्ड मिले, द फिल्मफेयर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। 1970 तक ही इन्होंने 4 फिल्मफेयर अवार्ड जीत लिए थे, जिसमें पहला अवार्ड इनको ही दिया गया था 1959 में। 1970 के फिल्मफेयर अवार्ड ऑर्गेनाइजर से लता जी ने अपनी सादगी और ईमानदारी दिखाते हुए कहा, कृपया आज के बाद मुझे इस अवार्ड के लिए नॉमिनेट ना करें। मैं चाहती हूँ कि नए गायकों को भी अवसर मिले। इस प्रकार इन्होंने अपने आप को अवार्ड सेरेमनीज से बाहर कर लिया। इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया में सबसे ज़्यादा गाना गाने के लिए दर्ज है, जो कि आज से नहीं कई दशकों से दर्ज है। मैं उम्मीद करता हूँ कम से कम 10-20 गाने तो आप लोगों को मुझे याद ही होंगे, जो कि ज़्यादातर हर कोई गुनगुनाता रहता है। 1974 में रॉयल एल्बर्ट हॉल लंदन में गाना गाने वाली पहली भारतीय महिला भी ये थी। 2007 में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। अब बात करते हैं राजकीय सम्मान क्या होता है। यदि हम एक होम मिनिस्ट्री की माने तो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्रेसिडेंट और गवर्नर, सिटिंग कैबिनेट मिनिस्टर, गवर्नर्स, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स, लोकसभा स्पीकर्स, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ मिनिस्टर्स, भारत रत्न अवार्डीज। भारत के किसी भी नागरिक के लिए राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि होना एक बहुत बड़ा सम्मान है। कुछ पदों के लिए बहुत ज़रूरी है,
लेकिन सरकार चाहे तो ऐसे व्यक्ति को भी सम्मान दे सकती है जिन्होंने इस देश के लिए महत्वपूर्ण काम किया हो और कहीं ना कहीं देश को आगे बढ़ाने में योगदान दिया हो, देश का नाम पूरे विश्व में रोशन किया हो। अतः सम्मान देना सरकार पर डिपेंड करता है। इसमें क्या होता है, तोपों की सलामी दी जाती है, अर्थी को तिरंगे में लपेटा जाता है, गणमान्य लोग श्रद्धांजलि देते हैं। राजकीय सम्मान में तिरंगे का केसरिया रंग जो होता है वो अर्थी के सिर की तरफ होना चाहिए और तिरंगे को ना ही जलाया जाता है और ना ही दफनाया जाता है। तिरंगे को सम्मान के साथ डिफेंस के लोग लपेटकर घर वालों को दे देते हैं। पहले क्या होता था, पहले किसी महान व्यक्ति की डेथ पर पब्लिक हॉलीडे भी हुआ करती थी, लेकिन 1997 में सरकार ने पब्लिक हॉलीडे पर रेस्ट्रिक्शन लगाए क्योंकि नंबर ऑफ हॉलीडे पूरे देश में बढ़ जाते थे। केंद्र सरकार ने एक नियम निकाला, देश में पब्लिक हॉलीडे तभी होगा जब किसी सिटिंग पीएम या प्रेसिडेंट की डेथ होगी। लेकिन यदि स्टेट सरकार चाहे तो उसके पास ये अधिकार होता है कि वो पूरे राज्य में पब्लिक हॉलीडे कर सकती है, जैसा कि अभी महाराष्ट्र ने 7 फरवरी 2022 को पब्लिक हॉलीडे घोषित किया। कुछ अन्य लोग जिनको राजकीय सम्मान मिल चुका है, जैसे दिलीप कुमार, राजेश खन्ना, मिल्खा सिंह, और नेताओं की बात कर लें तो एपीजे अब्दुल कलाम, प्रणब मुखर्जी एवं 2018 में अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी ये सम्मान दिया जा चुका था, जिसमें राष्ट्रीय शोक भी इंक्लूड था। राष्ट्रीय शोक में क्या होता है, सभी सरकारी स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज हाफ मास्ट पर फहरता है। ये सारे निर्णय मुख्य तौर पर गृह मंत्रालय के होते हैं। राजकीय सम्मान की सूचना होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय द्वारा राज्य सरकार को दी जाती है और केंद्र सरकार कहती है कि ये देश की क्षति है, आपको इनकी अंत्येष्टि में राजकीय सम्मान की व्यवस्था करनी है। इसी के साथ साथ ये सूचना कि लोकल आर्मी के हेड को भी भेजी जाती है, जिनके द्वारा इस सम्मान को अंतिम रूप दिया जाता है। इसमें गृह मंत्रालय गजट नोटिफिकेशन भी प्रेषित करता है। सारी व्यवस्था रक्षा मंत्रालय के द्वारा की जाती है। ये ट्रक्स आर्मी के होते हैं और आर्मी के सैनिक इस अर्थी को उठा ले जाने में हेल्प करते हैं, जो कि पूरे सम्मान के साथ होता है। राजकीय सम्मान सभी को एक समान नहीं दिया जाता है। राष्ट्रपति के लिए अलग प्रोटोकॉल हैं, प्रधानमंत्री के अलग प्रोटोकॉल हैं, मुख्यमंत्री के लिए अलग प्रोटोकॉल हैं और सिविलियन के लिए भी अलग प्रोटोकॉल हैं। और राजकीय सम्मान के साथ कभी कभी राष्ट्रीय शोक की भी अवधि घोषित की जाती है, जो कि पूर्णतः केंद्र सरकार पर निर्भर करती है। और ये भी जरूरी नहीं है कि ये सम्मान सिर्फ देश के लोगों को ही दिया जाए, जैसा कि मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति अनुरुद्ध जगन्नाथ जी की जब डेथ हुई थी तब भारत सरकार ने 1 दिन का शोक रखा था। और ऐसे ही ओमान के सुल्तान कबूज बिन सईद अल सईद की डेथ पर भी भारत में 1 दिन का शोक प्रकट किया गया। जिस शहर में राजकीय सम्मान दिया जाता है वहाँ सरकार के जो भी प्रतिनिधि हैं उनको उस समारोह में जाना अनिवार्य होता है। वो भी अपने ड्रेस कोड में, अपनी फॉर्मल ड्रेस में जाना पड़ता है। अब बात करते हैं लता मंगेशकर जी को सफ़ेद साड़ी ही क्यों पसंद थी या क्यों पहनती थी। एक बार एक इंटरव्यू उन्होंने बताया कि उन्हें सफ़ेद साड़ी बचपन से पसंद थी। बीच में एक ऐसा समय भी आया जब उन्होंने रंगीन साड़ियाँ भी पहनी, पर 2 साल के बाद एक बार अचानक उनके मन में आया कि इस बात का तो कोई अंत ही नहीं है कि आज लाल पसंद तो कल पीली पसंद, परसों नीली, और इसका कोई एम नहीं है। तो उन्होंने एक दिन में अचानक डिसाइड किया कि उस दिन के बाद सफ़ेद साड़ी के अलावा कोई रंग की साड़ी नहीं पहनेंगे। उनका सफ़ेद रंग से लगाव इस बात से भी झलकता है कि वो अपने सिर में सफ़ेद फूल ज़रूर पहनती थी। ये सफ़ेद रंग की साड़ी एक बार उनके ऊपर भारी भी पड़ी। जब वो अपना म्यूज़िक करियर स्टार्ट कर रही थी तब एक म्यूज़िक डायरेक्टर, नाम तो नहीं लूँगा, उन्होंने इनकी सफ़ेद साड़ी पर तंज कसा था। उसके बाद लता जी ने उस डायरेक्टर के साथ कभी काम नहीं किया। अपने जीवन के सभी संगीतमय वसंत को पूरा करके वापस स्वर्ग को सिधारने वाली लता जी को आप कैसे याद करते हैं, इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पुनः एडवांस अफेयर्स परिवार की ओर से नम आँखों से भारत रत्न स्वर्ग कोकिला सुश्री लता मंगेशकर जी को शत शत नमन। जय हिंद।